अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया, उसके संदर्भ में मैं यहाँ पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। बात कहाँ से शुरू करें, क्योंकि जो बजट का साइज है वो हिमाचल प्रदेश के अनुरूप बिल्कुल ठीक नहीं बैठता। यानी 58,514 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें 0.12% की वृद्धि बताई गई है और लगभग 71 करोड़ गत वर्ष की तुलना में बढ़े हैं। और पिछले वर्ष की अगर हम की तरफ बजट की किताब को देखें तो उसमें वृद्धि 5,031 करोड़ रुपए की थी। मैं देखता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरफ से जितने भी हमारे साथी खड़े होते हैं वो जिम्मेवार जो हैं वो 2017 और 22 के बीच में रहने वाली सरकार को उस एक्सीडेंट को दोषी मानते हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांकते। सबसे पहले मैं ये अभी भी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारा जो आरडीजी का शेयर कम हो गया, राग आलापते रहते हैं। कभी अगर 40,000 करोड़ रुपया मिलता था तो ये 2025-26 में 3,257 करोड़ रह जाएगा। जब आपकी हुकूमत आई 2022 में तो ये बैलेंस, ये जानकारियां क्या आपको नहीं थी? क्या इसका ज्ञान आपको नहीं था? एक बात और बार बार यहां पर आती है कि जीएसटी पर चाबुक चला दी गई। पूरे देश के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री 2017 में हस्ताक्षर हुए, फैसला लिया गया कि ये ग्रांट जो है, कंपनसेशन ग्रांट हर वर्ष कम हो जाएगी, टेम्पर डाउन हो जाएगी और जून जुलाई 2022 में ये समाप्त हो जाएगी। ये हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। और पूरे देश का हिमाचल प्रदेश भी एक हिस्सा है। और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि संजय अवस्थी जी, आप हमारे साथी हैं, क्या कह रहे हैं कि ये जो लोन है ये विरासत में मिला। मैंने आज तक बजट बुक में 20 सालों में मैं भी इस माननीय सदन का कभी भी निवर्तमान मुख्यमंत्रियों का या सरकारों का हवाला नहीं होता। कहीं प्रसंग आता है, पर हर पहरे पर यह प्रसंग आ जाए, ये 1993-92 में जो 9वां वित्त आयोग था उसमें गलत आंकड़े उस समय की सरकार ने प्रस्तुत किए थे माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये लोन लेने की जो प्रथा है, 1993 से पहले श्री शांता कुमार जी थे, लोन लगभग नाम मात्र था, गलत आंकड़े पेश किए गए। तो मैं माननीय, अभी तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप पिछला सारा रिकॉर्ड निकालिए और उसमें इसका जिक्र होना चाहिए था। 93 में कितना लोन लिया गया, 98 में कितना लिया गया, 2002 में कितना लिया गया और 12 में कितना लिया गया, 17 में कितना लिया गया और 22 में कितना लिया गया, उसका जिक्र होना चाहिए इस बजट बुक में। क्यों इन तथ्यों को छुपाने की कोशिश हो रही है? यानी तथ्यों को छुपाना भी, मैं ये कह सकता हूं कि जनता को गुमराह करने की बात है। ये भी मैं इस माननीय सदन में अपनी बात यहां पर कहना चाहता हूं। और तो और कह रहे हैं कि कर्जाई बना दिया। आपने 2 सालों में 26,912 करोड़ ले लिए, 2 सालों में। और जयराम जी जब मुख्यमंत्री रहे 5 साल तो उन्होंने 28,744 करोड़ लिया।
आपने तो माननीय अध्यक्ष महोदय जो FRBM का जो एक्ट है उन नियमों की भी आपने धज्जियां उड़ा दी हैं। फिर क्या कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं कि कैपिंग हो गई। आपका सकल घरेलू उत्पाद कितना है? यानी सरकार है और वहां से अधिकारी आपको आंकड़े दे देते हैं, तो जानकारियां हमारे पास भी हैं। यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है, संविधान की धारा में यह कहा गया है कि अगर 3% से अधिक ये उत्पाद होगा तो कैपिंग लग जाएगी। ये पूरे देश के लिए लागू है, ये पूरे देश के लिए लागू है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी लागू है। इसलिए इस प्रकार की बातों का जिक्र यहां पर करना, और फिर क्या कहते हैं कि हमने OPS दे दिया, आपको बधाई हो। पर बंद किसने करवाया था? सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? 2003 में। अब क्या कह रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम का लगभग 9,500 करोड़ भारत सरकार के पास है, चलो इकट्ठे चलते हैं। अरे भाई, वो पैसा कर्मचारियों का है, जब जैसे जैसे सेवानिवृत्त होते चलेंगे वो पैसा उनको मिलता जाएगा। भारत सरकार ये पैसा किसी भी सूरत में, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पेंशन और देनदारियों के लिए किसी सूरत में नहीं देगी। ये फिजिकल मैनेजमेंट जो है ये आपको अपने स्तर पर करना पड़ेगा। ये भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय सुनिए, अध्यक्ष महोदय, केंद्र सहायता करता है, इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। उपाध्यक्ष को बुला लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्षमा करना अगर ये उच्चारण हुआ तो। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सेंटर स्पेशल असिस्टेंस है, ग्रांट है, वो भी हिमाचल प्रदेश को मिल रही है। उसका जिक्र तो कर देते बीच में कहीं ना कहीं। चाचा जी सुनिए जरा, कृषि में सुधार करिए, पशुपालन विभाग ठीक चलाइए, पर उसमें भी कटौती कर दी गई है। 2000 माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 और 23 में 1,515 करोड़ मिले, 2023-24 में 1,357 करोड़ मिले, 457 करोड़ मिले। ये लगभग 3,329 करोड़ जो केंद्र स्पेशल असिस्टेंस ग्रांट है, ये भारत सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को मिला है। इसका जिक्र भी यहां पर कर देते। और जो आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसमें इसका भी समावेश है, इसका भी समावेश है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, और भूल जाते हैं, जिक्र करते हैं। अगर हम पठानकोट मंडी की बात कर रहे हैं, 10,067 करोड़ रुपया खर्च NHAI खर्च कर रही है, उसका कहीं हवाला नहीं है। मटोर शिमला 10,512 करोड़ खर्च हो रहा है, उसका कोई हवाला नहीं है। कीर्तपुर मंडी 13,784 करोड़, उसका हवाला नहीं है। पिंजौर बंदी हैं जी, तो क्या ये जो पठानकोट मंडी है ये हिमाचल में नहीं है? परवाणु सोलन कैथली घाट 7,632 करोड़ खर्च हो रहा है। और जब आपदा आई थी उस समय लगभग 1100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने मनरेगा में भेजा, और PMGSY में 2,700 करोड़ आया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ही पिछले दिनों लगभग 93,000 मकान जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ब्लॉक में आए हैं। इसका जिक्र तो यहां पर हो जाना चाहिए था, इसमें इसका कहीं जिक्र ही नहीं है, इसका कहीं पर उल्लेख ही नहीं है। और कर देते चाचा जी, 300 करोड़ रुपया तो फीना नहर के लिए आया है, 300 करोड़ रुपया वो भूल गए। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है आप मंत्री, आपने भी कोशिश की होगी, आपने भी दौड़ धूप की होगी, परंतु मैं पहले के किस समय के हैं, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे उस समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो आपके विधानसभा क्षेत्र से शुरू होता है, फीना सिंह नहर जो है, उसी समय यह शुरू हुआ था।
10 साल तक आपकी भी सरकार रही। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिन योजनाओं का जिक्र यहां पर होना चाहिए, चाहे वो सीआरएफ की योजना है, चाहे वो पीएमजीएसवाई की योजना है, नाबार्ड की योजना है, वर्ल्ड बैंक की योजना है, एडीबी बैंक की योजना है, और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो केंद्रीय टैक्सेस हैं उसमें भी हमारी बढ़ोतरी हुई है। लगभग जहां पूरे देश में 32% पहले केंद्रीय प्रायोजित टैक्सेस मिलते थे, अब इसको 42% कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश को भी केंद्रीय करों से लगभग 10,680 करोड़ रुपया प्राप्त हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024 और 25 में 9,390 करोड़ प्राप्त हुए और 2025 और 26 में 11,806 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, यानी 1,126 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों में हिमाचल प्रदेश को लाभ मिला है। यह भी इस माननीय सदन में जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत बड़े बड़े हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, परंतु मैं बजट की उस किताब को पढ़ रहा था। इस वर्ष की जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो लगभग 42,343 करोड़ हैं और पिछले वर्ष की ये प्राप्तियां 42,153 करोड़ थी। उससे पिछले वर्ष 2023 और 24 में 37,999 करोड़ थी। पिछले वर्ष राजस्व प्राप्तियां 4,000 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ोतरी हुई है, परंतु इस वर्ष राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी मात्र 190 करोड़ हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत कम हुई है और आपकी सरकार ने पिछले 2 सालों में जो समाज के मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पर टैक्स लगाए हैं। कभी जिक्र आता है कि हम पानी के ऊपर टैक्स लगाएंगे, कभी जिक्र आता है कि डीजल के ऊपर वैट लगा दिया। माननीय सभापति महोदय, तो मैं ये कहना चाहता हूं, और जो स्टैंप ड्यूटी है, चाहे एक्साइज ड्यूटी है, उसको भी बढ़ी हुई शेप में आप अधिसूचनाएं जारी करते हैं। यहां पर मैं अपने माननीय उद्योग मंत्री से और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब भी यहां पर बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए आपने कौन से कदम उठाए? आपका महकमा तो बद्दी बरोटी वाला में बदनाम हो गया। अब तो वहां पर बनने वाली दवाइयां भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, यानी जिन दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं वो अपनी फर्म का नाम बदल करके कोई और उद्योग शुरू कर देता है। इस हिमाचल प्रदेश की सभापति महोदय, इस हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में ये जो बीबीएन में औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर दवाइयां फार्मास्यूटिकल कंपनियां काम करती हैं, वो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का लगभग 18% है। मुझे याद है कि जब श्री जयराम ठाकुर जी की हुकूमत थी, भारत सरकार ने यहां बद्दी बरोटीवाला में यहां पर एक मॉडर्नाइज लैब बनाने के लिए 65 करोड़ रुपया दिया था। वो आज तक नहीं लग पाई। मैंने एक प्रश्न भी किया था, आपने कहा था कि जल्दी हम जमीन का चयन कर रहे हैं, परंतु वो नहीं हो पाया। हमारे उद्योग मंत्री जी भी कहीं दौरा करते हैं तो बहुत खनन हो रहा है, उस पर स्टेटमेंट दे देते हैं। आप खनन की कोई पॉलिसी बनाएं, या आपसे निवेदन करना चाहते हैं ताकि वो संपदा, जो पैसा ऐसे लोग नदी नालों और खड्डों से, नदियों से लूट रहे हैं, वो पैसा जो है वो हिमाचल प्रदेश के सरकार के खजाने में आए। ये मैं आपसे निवेदन यहां पर करना चाहता हूं, ताकि आपकी जो जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो बढ़ सकें। आप निवेश लाइए ना,
आप अपना इनकम, अपने संसाधन छोटे छोटे टैक्स लगा करके बढ़ाना चाहते हैं। ये जो 2003 में इंडस्ट्रियल पैकेज आया है, ये श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। ये बात भी मैं यहां पर रखना चाहता हूं। आपने तो कचुंबर निकाल दिया, आपने कचुंबर निकाल दिया, और वो तमाम उद्योग जो हैं, बहुत से उद्योग पलायन वहां पर हो रहे हैं। और हमारे मित्र भाई आप लाइए ना यहां पर, हिमाचल प्रदेश में सेब होता है, इकोनॉमी उससे प्रभावित बढ़ती है। पिछले कल हंसराज जी ने कहा कि जो कसमल है उसको ऑथराइज किया जाता है कि जो प्राइवेट जमीनें वहां से उखाड़ा जाए, परंतु मैं तो देखता हूं कि कांगड़ा जिला में भी, चंबा जिला में भी, हिमाचल प्रदेश में वन भूमि से भी वो कसमल की जड़ें उखाड़ी जा रही हैं। भ्रष्टाचार, अब इनकी नजरों में वो भ्रष्टाचार है कि नहीं है वो ये सब जानते हैं। खैर के पेड़ के बारे में कोई योजना बनाई जानी चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, मैं एक चिट्ठी आपको दूंगा और आप उस पर जरूर कार्रवाई करिए। वो चिट्ठी है इंदौरा के क्षेत्र की। वहां जी जिस तरीके से वहां पर फेलिंग हो रही है, हमारे माननीय वहां के विधायक यहां पर उपस्थित नहीं है। आपको वो चिट्ठी आई होगी, वो चिट्ठी मैं दूंगा, इस माननीय सभा पटल पर भी रखूंगा। किस तरीके से वहां पर वन काटू जो है वो वन काट रहे हैं, कश्मीर से आए हुए वन को काट रहे हैं, और किसकी इजाजत से काट रहे हैं। यानी वहां पर तहलका या वहां पर जिस तरीके से काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निवेदन मैं आपसे यहां पर करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर इन्वेस्टमेंट पर, यहां पर तो आपकी सरकार क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है, गरीबों पर चाबुक चला रही है। कह रहे हैं कि हिमकेयर में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, बंद कर दो। अरे आप तो इलाज कहीं भी करवा सकते हैं, पर हिमाचल प्रदेश के 6.5 लाख लोग जिनका इलाज उस हिमकेयर कार्ड के आधार पर होता था, वो बंद हो गया। आज आप रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए, बेटी है अनमोल, उस योजना को आपने मृत घोषित कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें पैसे का कोई प्रावधान नहीं रखा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उसमें पैसे का कोई उल्लेख नहीं हुआ। इस तरीके से आप रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर हम एनर्जी को कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो कैसे होगी जब हिमाचल प्रदेश का एक नौजवान कभी फर्स्ट बैच में NIT हमीरपुर से बिमल नेगी ने शिक्षा ग्रहण की और ऐसे लोगों के दबाव में आकर के मृत्यु को उन्होंने गले लगा लिया। सभापति महोदय, मात्र इतना ही मैं यहां पर कहना चाहता हूं, यहां पर जब यह चर्चा हो रही थी तो इसको बड़े हल्के में लिया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि CBI तो आपके अधीन है, सरकार आपकी, आप निष्पक्ष जानकारी कराइए। और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जो MD साहब हैं, उनके पास तो पूरे का पूरा बिजली विभाग दे दिया गया था, उनका पुतला भी फूंका गया था। और पेखूवाला में जो सबसे बड़ी लड़ाई है टैरिफ की है, जो रेगुलेटरी कमीशन है और इलेक्ट्रिक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप समय तो उपाध्यक्ष तो बनेंगे, सभापति महोदय, क्योंकि बदल रही है सीटें, ये फर्स्ट वार्निंग है, सीटें बदल रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किसको अलर्ट किया, अलर्ट आपको। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस व्यक्ति के बारे में जिस तरीके, आप नजर मत लगाना, प्लीज कंटिन्यू, नजर मत लगाना। तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां पेखूवाला के साथ साथ आजकल कुटलैड में भी एक प्रोजेक्ट लग रहा है, वहां पर भी टर्म एंड कंडीशन तय हो रही है, रिकॉर्ड हमारे पास भी है। रेगुलेटरी कमीशन के जो मुखिया, उन्होंने कहा कि तुम अपने लेवल पर ये क्यों कर रहे हो, लताड़ लगाई।
तो इस प्रकार क्या विशेष प्रेम है वहां पर, सरकार का क्या विशेष प्रेम है, हमें मुझे नहीं पता। आप तो उसी जिला से संबंध रखते हैं उप मुख्यमंत्री महोदय। तो यहां पर जो चर्चा हुई वो यही थी कि सीबीआई से उनकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध हो जाए। और यहां पर तो हिमाचल प्रदेश का जिक्र मैं लॉ एंड ऑर्डर में करूंगा। इन 2 सालों में क्या से क्या हो गए, और हिमाचल प्रदेश के उन उच्च पदों पर बैठने वाले लोग, उनके घर का राशन भी नाजर दे करके जा रहे हैं, नाजर दे रहे हैं। 65 और 70 हजार का बिल मेरे पास है, नाजर दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था है। तो मैं सिर्फ ये बात मैं यहां पर इसलिए सारी करना चाहता हूं ताकि मैं विमल नेगी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जिन लोगों ने मानसिक दबाव के चलते उनके ऊपर प्रताड़ना की, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये मैंने ये सारी बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। आपके पास कमिटेड लाइबिलिटीज भी बहुत है। अब पेंशन है, आपने लोन लिया है, उन लोन की किस्तें आपको देनी पड़ेंगी, यहाँ पर तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका राजस्व व्यय जो है वो 48,733 करोड़ रुपया बन रहा है, परंतु जब आपकी राजस्व प्राप्तियां हैं वो 42,343 करोड़ रुपया है, तो 6,390 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा आपने अपने आप आ गया। इसके लिए कोई और दोषी नहीं, आपकी सरकार दोषी है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए निवेश बढ़ाइए, उद्योग लगाइए, हिमाचल प्रदेश का गैर कानूनी ढंग से अपना परिवार पालने वालों पर नजर रखिए। ये निवेदन मैं आपसे यहाँ पर पूरी बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और आपके ध्यान में रखना चाहता हूँ, और ये अर्थव्यवस्था का मेजर हिस्सा दवाइयाँ, इसके विषय में मैंने रख दिया। संस्थानों को बंद करना और कुछ जगह पर संस्थानों को खोल देना। पिछले कल एक भाई कह रहे थे जयराम जी ने रेवड़ियां बांट दी, आप क्या कर रहे हो? मैं बजट बुक पढ़ रहा था, रेवड़ियां कहां बांटी? अगर कहीं पर पटवार सर्कल की जरूरत थी तो पटवार सर्कल दिया, कहां पर सब तहसील की जरूरत थी तो सब तहसील दी, कहीं पर तो क्या वो 6 महीने भी तो उसी सरकार के थे? माननीय मंत्री महोदय इसी सरकार के थे, बिना बजट के कहां थे? माननीय सदस्य प्लीज बाइंड अप, नहीं, प्लीज बाइंड अप। माननीय सभापति महोदय, आप औरों को तो इतना समय देते हैं। 23 मिनट हो गए हैं जी, 23 मिनट हो गए। नहीं तो क्या 23 मिनट है तो बाइंड अप करने के लिए बोल रहा हूँ, आप कंटिन्यू करके बाइंड अप करो। माननीय सभापति महोदय, मैं ये सारी बातें मैं इसलिए आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ क्योंकि ये सारे का सारा जो बजट है, मुझे पहले 2 साल पहले हमारे डिप्टी सीएम साहब भी इस कुर्सी पर बैठते थे, बहुत लड़ते थे, मुद्दों की बात करते थे, पर जब मैंने बजट बुक पढ़ी तो विक्रमादित्य जी, आपका बजट भी बहुत नीचे आ गया। आपको धन्यवाद ही होना चाहिए भारत सरकार का। CRF हो गया, PMJSY हो गई, तो धन्यवाद। आप अगर वो नहीं आएगा तो आप क्या हिमाचल प्रदेश को गुड गवर्नेंस दे पाएंगे? क्या गुड गवर्नेंस दे पाएंगे? हम भी आपके हैं, आप हमारे मंत्री हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय। आपके बजट में भी बड़ी कैंची चला दी, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये भेद क्यों हो रहा है। उस समय तो आप जज्बे और जज्बात के साथ लड़ाई लड़ते थे, और आपने अच्छी बात है कि ग्रीन एनर्जी की बात की, आपने जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में हम ई-व्हीकल लाएंगे, नौजवानों को बस रूट आवंटित करेंगे। अच्छी बात है, अच्छी सोच है, पर रोकड़ा कहाँ से लाएंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? 1500 बसों को बदलने की बात, रिप्लेसमेंट की बात की, 2.25 साल हो गए, एक बस भी रिप्लेस नहीं हुई। यानी, और आपने एक स्टेटमेंट दी है कि अब तो 11 महीने लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए जो इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं कुछ धर्मशाला में,
वो खराब पड़ी हैं, उनको ठीक करने का भी कोई प्रबंधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आपकी सोच अच्छी हो सकती है, उसमें मेरा कोई प्रश्न नहीं है। कहा गया था कि मेधावी बच्चों को हम स्कूटरियां बांटेंगे, पता नहीं। आपने अच्छी बात है कि एक्सपोजर टूर जो भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, उसके तहत अध्यापकों का भी विदेशों में अपने टूर करवाया, बच्चों का भी करवाया। वो नौजवान बच्चे वहां से अवश्य सीख करके आए होंगे, परंतु भारत सरकार की उस योजना को आप अपने पल्ले में या अपने साथ जोड़ लें। धन्यवाद तो कर दो धर्मेंद्र प्रधान जी का। प्लीज बाइंड अप। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो मैं ये सारी बातें इसलिए रखना चाहता हूं, मैं कई बार बैठे बैठे सोचता हूं कि राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, सम्मान है, कब तक आप उनका नाम ढोते रहेंगे? नहीं, चलो प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, तो मैं नहीं, सम्मान है उसमें, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु उनके नामों को प्रयोग करके वोट लेने की कवायद शुरू हो जाए, यानी वोट लेने की कवायद शुरू हो जाए। प्लीज हंसराज जी, प्लीज। और पैसे नहीं मिल रहे हैं सभापति महोदय, पैसे नहीं मिल रहे हैं। पहले कहा गया कि 18 साल की बहनों को, बच्चों को, युवतियों को वो 1500 रुपए मिलेंगे। इस बजट में कहा गया कि चरणबद्ध तरीके से मिलेंगे। 200 करोड़ रुपए का कोई प्रावधान कर लिया। बाल पौष्टिक आहार का भी प्रावधान इसमें किया गया। और पिछले बजट को मैं पढ़ रहा था कि जो एकल महिलाएं हैं, कहा गया कि हम उनको घर बनाएंगे, एक भी घर नहीं बनाया। विधवा और बहनों का एक घर नहीं बना। इस बार भी 5 करोड़ रुपए का बजट आपने रखा है, 5 करोड़ का बजट आपने रखा है, तो आपका विजन बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। 500 करोड़ की घोषणा है, 76 करोड़ का प्रावधान। देखो माननीय सभापति महोदय, इस बजट में पता नहीं कौन लिखता है, ऐसी हवा में तीर मारते हैं। मारो ना तीर, पर निशाने पर कहां लगेगा? जनता जो है वो जान चुकी है। क्या कहा गया कि अंतरजातीय विवाह करेंगे तो 2 लाख रुपया देंगे, बजट में कोई प्रावधान नहीं। यह सरासर झूठ है। यह सारी बात मैं यहां पर इसलिए रखना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी हमारे साथी हैं, रणधीर जी ने अच्छी बात कही कि हालत बेहाल हो गई है, हजारों पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, और नाबार्ड को लेकर के भी हमारे साथ धोखा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप तो पूरे प्रदेश के मालिक हैं, उसमें आप चिन्हित करेंगे कि इस विधानसभा में नाबार्ड की सैंक्शन हो जाएंगी। मुझे तो इस बात को लेकर के भी बहुत दुख है, वहां से नाबार्ड से लिस्ट बनाई जाती है, फिर टिक होता है, विपक्ष के लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री जयराम ठाकुर जी के समय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसा करके नाबार्ड से वो मंजूरियां मिलती थी। आज तो जो हमारे डिवीजन है वहीं से वो नहीं बन करके डीपीआर आ रही हैं, पर अगर आ रही हैं तो वहां पर राइडर लगा दिया गया है। सभापति महोदय, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सारी बात। ये सारा बात मैं इसलिए रखना चाहता हूं तो ताकि हिमाचल प्रदेश में आज स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल क्या है। मैं पढ़ रहा था राज्यपाल जी का अभिभाषण, प्रथा और परंपरा तोड़ दी इन्होंने, विश्वास का चकनाचूर कर दिया। कुछ जगह कुछ बातों को उस रूप में उल्लेख किया गया, और मैं पढ़ रहा था कि लीनियर एक्सीलेटर और 136 स्लाइस की जो एमआरआई है वो हमने लगाई। अरे तुमने लगाई होती तो आज यहां पर किडनी ट्रांसप्लांट जो श्री जयराम ठाकुर जी के समय शुरू की थी वो आज शुरू हो गई होती। हमारा छोटा भाई बैठा हुआ है, वो चले गए कैथ लैब में, एमएलए नगरोटा, पर कैथ लैब बीमार पड़ी हुई है। वहां पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई
आयुष्मान योजना भी का भी पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 10-90 के प्रतिशत से पैसा देना होता है ओवर एंड अबव हो गया है, वो पैसा जमा नहीं करवा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं फ्रॉड हुआ है, तो हमने कहा फ्रॉड हुआ है तो वहां पर जानकारी लो। प्लीज बाइंड अप प्लीज। मैं दवाइयों के बारे में माननीय जब आपको बोलने का मौका आएगा तो बोलें। माननीय सदस्य प्लीज बाइंड अप। माननीय बहुत टाइम हो गया जी, प्लीज बाइंड अप। मोर देन 30 मिनट्स, मोर देन 30 मिनट्स, प्लीज बाइंड अप। माननीय वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है तो आप कांगड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहां पर बैठ करके क्या करते रहते हैं, पता चलेगा 2 साल के बाद। प्लीज प्लीज बाइंड अप प्लीज। आपके बहुत से एमएलए मुझे क्या कहते हैं, हम दबाव में इनकी स्तुति करते हैं, दबाव में स्तुति करते हैं, आपको दबाव में स्तुति करते हैं, स्तुति गान हो रहा है। प्लीज प्लीज बाइंड अप प्लीज। अध्यक्ष महोदय, एक ग्राम देवता, हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं, ग्राम देवता बैठे हुए हैं जिनको हमारे समय कई आरोप लगे, सजा मिली, और एक कुल देवी भी बैठी हुई है जिसके दरबार में अगर कोई जाता है, आप लोग तो जा ही नहीं सकते, यहां रोते होंगे। वो आपके कुछ लोगों को प्रसन्न उनकी अदा और अंदाज में देख करके वो काम कर देते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश का आम जन दुखी है श्री जयराम ठाकुर जी के समय। माननीय सभापति महोदय सुनिए, खुंडियां और सुलह नजदीक है, समय बढ़ा दो। मोर देन 30 मिनट्स, प्लीज बाइंड अप प्लीज। प्लीज। उस समय एक मेडिकल कॉलेज में इनके समय 636 दवाइयां निःशुल्क मिलती थी और हेल्थ HSC में लगभग 200 दवाइयां निःशुल्क मिलती थी। कर्नल साहब पता नहीं कहां चले गए, आज क्या हाल है। इनकी स्टेटमेंट आई है कि अभी तक हम टेंडर ही नहीं कर पाए हैं, और जो वेंडर हैं वो वेंडर ये कह रहे हैं कि हमारे पैसे को पेमेंट नहीं हुई, हम ना इम्प्लांट दे सकते हैं, ना दवाइयां भेज सकते हैं, ना स्टंट पढ़ सकते हैं। स्टंट तो जनता इनकी बनाएगी 2 सालों प्लीज बाइंड अप प्लीज। तो मैं ये सभापति महोदय मैं ये सारी बात इसलिए यहां कह रहे हैं कि हम आदर्श बनाएंगे स्वास्थ्य संस्थान। इनकी नजरों में आदर्श पता नहीं क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है। कह रहे हैं कि हम गायनी भी भेजेंगे, हम मेडिसिन भी भेजेंगे, पेडिस्ट्रेशन भी हम वहां पर भेजेंगे, हम सर्जरी का भी भेजेंगे, एनेस्थीसिया का डॉक्टर भी भेजेंगे। मैं अगर अपने थुरल की बात करूं तो वहां से डॉक्टरों को उठा करके कोई कहां ले गया, कोई कहां ले गया। और जयराम ठाकुर जी के समय हमने कैंपस में MBBS करने वाले बच्चों को नौकरी दी जाती थी, और अंतिम समय 500 पोस्टें क्रिएट करने के बाद 300 डॉक्टर लगाए गए। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है। आपने क्या किया? प्लीज बाइंड अप प्लीज। कह रहे हैं कि हम प्लीज बाइंड अप। मुझे बड़ा दुख हुआ, कल प्रश्न पूछा किसी, मुझे 10 मिनट दीजिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना। मोर देन 35 मिनट्स स्पोकन। बाकी मेंबर्स के लिए भी है, टाइम है ना। सभापति महोदय 10 मिनट दीजिए। देयर इज टाइम लिमिट ना, बहुत से लोग बोलने वाले हैं। प्लीज बाइंड अप। तो मैं माननीय सभापति महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि हेल्थ मिनिस्टर यही नहीं बता पाए कि हिमाचल प्रदेश के उन 6 मेडिकल कॉलेजेस और जो एम्स है और प्राइवेट कॉलेज है, कितने डॉक्टर हुए। यहां सदन को गुमराह करने वाले आंकड़े रखे जा रहे हैं। जिला कांगड़ा में 178 MBBS की पोस्टें खाली हैं, 178 खाली हैं, और ये आंकड़ा दे रहे हैं कि कुल 250 खाली हैं। इस सदन को गुमराह क्यों कर रहे हो? और मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, कह रहे हैं कि हमने 700 करोड़ रुपया मशीनरी के लिए प्रावधान कर दिया। कौन सी मशीनरी? आप तो एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम में भी जिनको टेंडर दिए हैं उनको पैसे का भुगतान भी नहीं कर पा रहे हो। जो AMP हमारे समय में हुई थी,
उसको आप रिचार्ज नहीं कर पा रहे हो, उन देवी और देवताओं को समझा दो। लोगों ने आपको बनाया है, जनता के प्रति आप जवाबदेह हैं और हम भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। तो ये मैं खाली निवेदन यहाँ पर रखना चाहता हूं कि डायलिसिस सेंटर की बात कर रहे हैं, एनएचएम किसका पैसा है? 600 करोड़ रुपया आता है। हमारे समय में मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो 5 जगह पर डायलिसिस सेंटर शुरू किए गए थे। जिक्र तो करो कहीं पर हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब का ही जिक्र कर दो कि हम धन्यवाद करते हैं आपका। तो मैं वो पीपी मोड पे चलते हैं, बाद में वो एग्रीमेंट होती है। आपके टांडा मेडिकल कॉलेज में भी डायलिसिस नहीं होता था, गए थे जयराम ठाकुर जी, आग्रह किया था, डायलिसिस शुरू हुआ था। धर्मशाला में होता है, पालमपुर में होता है, नूरपुर में होता है, ऊना में होता है। तो मैं ये सारी बातें, माननीय मंडी में होता है, पूरे शिमला में होता है, यहाँ पर डीडीयू में होता है, ये सारी बात मैं इसलिए यहाँ पर रखना चाहता हूँ। प्लीज बाइंड अप करिए परमार जी, प्लीज। माननीय मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मित्रों से बचो। बहुत समय लग गया आपका, बहुत समय ले लिया आपने, अपने मेंबर्स का समय ले लेंगे आप। मित्रों से बचो। यहाँ पर कर दूंगा। स्वास्थ्य के मित्र भी बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मित्र रखेंगे, कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गई, आपदा तो तुम्हारे बीच में है, गारंटियां पूरी नहीं हो रही, वो आपदा आपके बीच में है, खजाना आपने खाली कर दिया, वो आपदा आपके बीच में है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर चंद चुनिंदा वोटों के कारण सरकार नहीं बना सके, पर हरियाणा के लोगों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो गलती की है, वहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश के भी नेता श्री जयराम जी और डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे अनुराग जी का प्रवास हुआ और ये बताया अपने खजाने को लुटाने। माननीय सदस्य प्लीज बाइंड अप, आप बहुत समय ले लिया, आप अपने सदस्यों का समय ले जाएंगे। मैं कंक्लूड कर रहा हूं ना, कंक्लूड कर दीजिए। मैंने विरोध करना है तो प्लीज बाइंड अप। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो, हरियाणा में भी रिकॉर्ड बन गया, दिल्ली में बना दिया, महाराष्ट्र में बना दिया और यहां पर पश्चाताप हो रहा है। इसलिए इस आंकड़ों के जाल में आप मुख्यमंत्री जी, आप सदन को और हिमाचल प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं, किसी सूरत में नहीं। चाचा जी प्लीज बाइंड अप, प्लीज। आपका जो अनुभव है ना परमार जी, प्लीज बाइंड अप, उसका लाभ हमें मिलना चाहिए, परंतु आप भी दरबार के उस दरबार में खड़ा होकर के अपने इलाके की स्वाभिमान परमार जी प्लीज बाइंड अप, तोलने के बाद नॉट टू बी रिकॉर्डेड करना पड़ेगा मुझे, प्लीज बाइंड अप। दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए किसी भी सूरत में सभापति महोदय हम इसको समर्थन नहीं कर सकते, ये मैं कहना चाहता हूं। हम इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद।